हैं रूट कैप। तो जैसे आप गर्मियों में बाहर जाते हैं धूप में तो क्या करते हैं, कैप हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, सनलाइट से। तो ये जो कैप है वो रूट को प्रोटेक्ट कर रही है किससे, आउटर मोस्ट इंजरी से या पैथोजन से। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि 12th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 4 जो है लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने बाकी का जो पोर्शन है वो कवर अप किया है। इस वीडियो में हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो फर्दर टॉपिक्स है, जैसे सीड क्या है, फ्रूट्स क्या है, इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, एपोमिक्सिस क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इन सारे ही टर्म्स को हम कवर करने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर है उसको खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या है। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में हमने देखा था कि डाइकॉट एम्ब्रियो में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्लम्यूल। ये प्लम्यूल प्लांट जो एम्ब्रियो है उसका वो रीजन है जहां से हमारा शूट डेवलपमेंट होता है। बेटा किसका डेवलपमेंट होता है, शूट का डेवलपमेंट होता है। डाइकॉट एम्ब्रियो में हमने पढ़ा कि हमें 2 कॉटिलिडन्स मिलते हैं। ये जो कॉटिलिडन्स हैं ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करके रखते हैं। फूड किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, मतलब ये क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं फूड को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो इसका लास्ट पोर्शन है उसे हम कहते हैं रेडिकल। दिस रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट। आर कैसे याद रखेंगे, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट, मतलब रेडिकल से जो है वो रूट का डेवलपमेंट होगा। अब रूट के बाद क्या है कि रेडिकल के बाद यहाँ पे हमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं रूट कैप। तो ये कैप किसका है, रूट का, तो उसे क्या कहेंगे, रूट कैप। रूट कैप, ये सारी ही जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। प्लम्यूल के नीचे वाला रीजन जो हमारा कहाँ है, लेकिन कॉटिलिडन से ऊपर है। प्लम्यूल से नीचे लेकिन कॉटिलिडन से ऊपर, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो कहाँ है, कॉटिलिडन से ऊपर। अब कॉटिलिडन के अगर नीचे है तो नीचे के लिए बायोलॉजी में क्या टर्म होता है, हाइपो। तो इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो रीजन होता है उसे कहते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शूट के डेवलपमेंट के लिए, मतलब प्लांट का वो रीजन जो जमीन से ऊपर है उसे कहते हैं हम शूट। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स हैं एंड दीज 2 कॉटिलिडन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजर्व ऑफ फूड, मतलब खाना स्टोर करके रखते हैं। अब खाना किसके लिए स्टोर कर रहे हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब कॉटिलिडन के जो नीचे वाला रीजन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोकोटाइल। इसके बाद जो एंडिंग पोर्शन है उसे कहते हैं रेडिकल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट डेवलप होगी। इसके बाद रेडिकल पे क्या होता है, कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। तो जैसे हम गर्मियों में बाहर जाते हैं धूप में तो क्या करते हैं, कैप हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, सनलाइट से। तो ये जो कैप है वो रूट को प्रोटेक्ट कर रही है किससे, आउटर मोस्ट इंजरी से या पैथोजन से। ये जो रूट कैप है ये होती है यूनिसेल्यूलर। कैसी है बेटा, यूनिसेल्यूलर। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो किससे बना है, 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो है कॉटिलिडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस। किससे मिलकर बना है, कॉटिलिडन से और एम्ब्रियोनल एक्सिस से। क्लियर। अब देखो जो डाइकॉट एम्ब्रियो है इसमें होता क्या है कि जब जो डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो आपका एंडोस्पर्म है वो खत्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, नो एंडोस्पर्म
रिमेन, नो एंडोस्पर्म रिमेन, मतलब कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो अगर एंडोस्पर्म नहीं बच रहा है तो इस टाइप के सीड को कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड। एक्स एल्बुमिनस सीड्स। तो ये जो सीड्स हैं वो होते हैं हमारे डाइकॉट। किसमें है? डाइकॉट में। ये है डाइकॉट सीड। मतलब इन द केस ऑफ डाइकॉट जो हमारे सीड है उसमें एंडोस्पर्म रिमेन नहीं बचता, तो ये हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम पे खत्म हो जाता है। तो इस सीड को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो हमारा रिमेन होता है सेकंड कोटिलिडन का, सेकंड कोटिलिडन का इसे कहते हैं हम एपिब्लास्ट। इसको कहते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल के नीचे जो कोटिलिडन से ऊपर वाला रीजन है उसे क्या कहते हैं बेटा? एपिकोटाइल। इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। इन द केस ऑफ ग्रास फैमिली मतलब पोएसी, तो पोएसी में हमने कल की वीडियो पे देखा था कि जो पोएसी में सिंगल कोटिलिडन है उसको हम कहते हैं स्कैटुलम। तो ये क्या है? स्कैटुलम। ठीक है, ये है स्कैटुलम। दिस इज कॉल्ड रेडिकल। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल। अब रूट के पास क्या होती है? खुद की कैप होती है, तो उसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। लेकिन प्लांट्स के पास जो हमारे मोनोकॉट एम्ब्रियो है उसमें हमारा रेडिकल और प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहती हैं, जो अगर प्लम्यूल की साइड है, जो अगर प्लम्यूल की साइड है तो उन्हें कहते हैं कॉलियोप्टाइल। सी कॉलियोप्टाइल। अगर ये रेडिकल की साइड है तो इसको कहते हैं कॉलियोराइजा। कैसे याद रखेंगे? आर फॉर रूट, आर फॉर राइजियम। तो कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा। अब मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि हमारा जो एंडोस्पर्म है वो बचा रहता है, तो ऐसे सीड्स को कहते हैं हम एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स जैसे व्हीट, मेज। तो ये सब क्या है बेटा? एल्बुमिनस सीड। मतलब जो डाइकॉट सीड होता है वो नॉन एल्बुमिनस है, जो मोनोकॉट सीड है वो एल्बुमिनस होता है, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू आपका कंज्यूम नहीं होता, बचा रहता है। अब दोनों सीड्स के अगर मैं जर्मिनेशन की बात करूं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर प्लांट जर्मिनेट करता है तो वो जमीन से ऊपर आ जाते हैं। जैसे कॉमनली आपने वाटरमेलन में देखा होगा। तो वाटरमेलन में क्या होता है कि दो जो कॉटिलिडन्स है वो ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहां पे एंडोस्पर्म रिमेन नहीं है। तो जो डाइकॉट सीड है इनमें जो जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन, वो होता है एपीजियल। एपी का मतलब ऊपर, जीएल का मतलब जमीन से। और जो डाइकॉट सीड है, जो मोनोकॉट सीड है, उनमें जो जर्मिनेशन होता है सीड का वो होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्लियर? तो यहाँ पे मोनोकॉट सीड में कैसा जर्मिनेशन है? हाइपोजियल, जमीन से नीचे रहते हैं क्योंकि एंडोस्पर्म रिमेन रहता है। और जो डाइकॉट सीड है वो एपिजियल जर्मिनेशन शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डोरमेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड। तो जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि हमारा जो सीड है वो आपका एक इनएक्टिव स्टेट में है, मतलब लिविंग है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में है।
इनएक्टिव से मतलब है कि इस टाइम पीरियड में जो हमारा सीड है वो जर्मिनेशन नहीं करता। वायबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, ये जो है वो ड्यूरेशन है, it is a duration in which seed germination seed germination occur and plantlets form। प्लांटलेट्स क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं। मतलब ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में सीड जर्मिनेशन होता है और प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो डोरमेंसी में जो है, डोरमेंसी में क्या होगा कि यहाँ पे प्लांटलेट फॉर्म नहीं होंगे और सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। एक फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव स्टेट है, मतलब प्लांट वाइबल होगा लेकिन इनएक्टिव रहेगा। इसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो स्लो डाउन हो जाएंगी, जो वाटर कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा। अब कंडीशंस क्या होती है सीड जर्मिनेशन के लिए, तो सीड जर्मिनेशन के लिए सीड को सबसे पहले जो कंडीशन चाहिए वो होती है वाटर। फॉर नॉर्मल जर्मिनेशन सीड में 20 to 30% वाटर होना चाहिए, लेकिन जब जो हमारा सीड डोरमेंट स्टेज में होता है तो ये वाटर कंटेंट जो होता है वो 10 to 15% तक रह जाता है। सेकेंड जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है हमारी टेम्परेचर। For the normal germination, an optimum temperature is required। ये ऑप्टिमम का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो है ग्रोथ रेट या जर्मिनेशन की रेट सबसे हाई रहती है। थर्ड है लाइट, एंड द फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट वन इज ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सीड कैन नॉट ग्रो। तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब रीजंस क्या होते हैं वायबिलिटी लॉस होने के? रीजंस फॉर लॉस ऑफ वायबिलिटी, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वायबिलिटी जो होती है वो लॉस होती है? तो सबसे पहला जो रीजन है वो है एम्ब्रियो डाई, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है मर जाए, सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डाई हो जाए। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? अब एम्ब्रियो डाई होने के लिए पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि सीड फुली डेवलप ना हुआ हो, या फिर जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप ना हो जिसकी वजह से नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से जो सीड है अपनी वायबिलिटी को लॉस कर सकता है। हमारे एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो जिनकी जो सीड डोरमेंसी है वो हाईएस्ट होती है। एक तो है डबल कोकोनट और दूसरा है, सॉरी, एक तो है डेट पाम, डेट पाम, और दूसरा है ल्यूपिन। ये जो ल्यूपिन है ये हमारा जो आर्कटिक टुंड्रा है वहां से निकाला गया था सीड, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। और ये जब निकाला गया तो ऐसा एस्टिमेशन था कि ये लगभग वहां पे 10,000 ईयर्स से था, 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। 10,000 मतलब ये जो ल्यूपिन सीड है वो आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था और 10,000 साल के बाद भी इससे जो है जर्मिनेट किया और फ्लावरिंग की। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डोरमेंसी पीरियड जो है वो ल्यूपिन का माना जाता है। डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड इज वाइबल। सीड कैसा है बेटा? वाइबल है, बट कैन नॉट जर्मिनेट, लेकिन जर्मिनेट नहीं कर सकता। अब ये जो डोरमेंसी पीरियड है हर जो आपका सीड है उसका अलग अलग होता है। ये जो डोरमेंसी है ये इंड्यूस होती है कुछ केमिकल्स हैं जिनके डिपोजिशन से।
कुछ केमिकल्स के डिपोजिशन से ये जो डोरमेंसी है वो आपके इंड्यूस होती है। तो डोरमेंसी और सीड वाइबिलिटी ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड के जनरेशन में। अगर एक सीड डोरमेंट स्टेज में है तो वो जनरेट नहीं कर सकता। और सीड के जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग। मतलब अलग अलग स्पीसीज का जो डोरमेंसी पीरियड है वो अलग अलग होता है और अलग अलग स्पीसीज का जो वाइबिलिटी पीरियड है वो भी अलग अलग होता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूट। तो लास्ट पहले हमने देखा कि फ्लावर में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ओवरी है, पिस्टल है, कार्पल है, पेटल्स, सेपल्स, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लावर में दिखाई देती हैं। तो ये सारी ही स्ट्रक्चर जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद अलग अलग तरीके से ग्रो करती हैं। तो जो फ्रूट है वो क्या है, रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अब ये जो फ्रूट है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है ये क्या बनाती है बेटा, फ्रूट बनाती है। ठीक है, जो ओवरी की वॉल है ये बनाती है फ्रूट की वॉल। ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट वॉल। जो हमारे ओव्यूल्स हैं ये डेवलप होते हैं सीड्स में। तो इस तरीके से जो हमारी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे कुछ अलग ही स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं। जैसे ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, तो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल में डेवलप होती है। ओव्यूल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग फ्रूट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। दूसरा है ट्रू का मतलब होता है ट्रू फ्रूट। जैसे हमने देखा कि जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो रही है, मतलब जब फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। कैसे डेवलप हुआ है बेटा, फर्टिलाइज्ड ओवरी से, तो उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन जब जो फ्रूट है वो हमारा ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप हो जाए, डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर rather than ओवरी। जब फ्रूट हमारा ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो जाता है तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कैश्यू, काजू। काजू जो कैश्यू है इसमें हमारा जो थैलेमस है वो ग्रो कर जाता है। इसके अलावा एप्पल, एप्पल इज ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस। अब एक टर्म बेटा हमने सुना हुआ है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है कि हमने जो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी वहां पे हमने एक न्यूक्लियस रीजन देखा था। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूक्लियस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस परसिस्टेंट रहता है, जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म। ये जो पेरिस्पर्म है ये कहाँ होगा, मैच्योर सीड में। जो हमारी ब्लैक पेपर है
उसमें ये हमारा पेरिस्टोम जो है इरेबल पार्ट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स उन फ्रूट्स को कहा जाता है जो सीडलेस होते हैं, मतलब जिन फ्रूट्स में सीड्स एब्सेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है इनमें क्या होता है कि सीड्स नहीं होते। कैसे होते हैं ये बेटा? सीडलेस। दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। बनाना जो है वो एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। बनाना इज अ नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना कैसा है बेटा? एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। इसके अलावा अगर हम बनाना के अलावा बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनसे जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन प्लांट हार्मोन्स। तो जैसे हमारा एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन, ये जो ऑक्सिन है ये प्रमोट कर सकता है, इट कैन प्रमोट पार्थेनोकार्पी। ये क्या करता है? प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी को। इट प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी। लेकिन ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स में नहीं बनाए जाते जिनमें सीड ही एक ईडेबल पोर्शन है, जैसे पोमोग्रेनेट, अनार। तो अनार का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो बच्चों ये है हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये जो टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस, एपो जो मतलब है, ये एपोमिक्सिस टर्म जो है जो दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट है एपो, एपो का मतलब होता है बिसाइड्स, एंड मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, मतलब बिना मिक्सिंग के। तो यहाँ पे क्या होता है? एपो मिक्सिंग, मिक्सिंग कहाँ होती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मतलब सीड बन जाता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब पार्थेनोकार्पी में क्या था? फ्रूट बन रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस में हमारा सीड फॉर्म हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। अब इसमें होता क्या है? जो हमारी एग सेल है, एग सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड टू एग। ये एग सेल डिप्लॉइड होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है हमारी एक्ट करना स्टार्ट कर देती है एग की तरह, स्टार्ट्स टू एक्ट एज जाइगोट। किसकी तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया? जाइगोट की तरह। तो ये जो फ्रूट फॉर्म हुआ, ये जो आपका सीड फॉर्म हुआ, वो कैसे हुआ? बिना फर्टिलाइजेशन के। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हैप्लॉइड एग होता है, हैप्लॉइड और जो है मेल गैमेट है, दोनों फ्यूज हो गए, टू एंड जाइगोट फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एग जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉइड है, तो इसको किसी भी मेल गैमेट की जरूरत नहीं है कि ये जाइगोट पे डेवलप होने के लिए मेल गैमेट इसको रिक्वायर्ड हो। तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या करता है? जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एपोमिक्सिस के फिनोमिना में क्या होता है? जो सीड है उसका फॉर्मेशन होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के। अब यहीं पर अगर हम बात करें पॉली एम्ब्रियोनी की, तो पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले हमारा जो डिस्कवर किया था वो किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसमें किया था? ऑरेंज में। मोस्ट कॉमन इन सिट्रस फैमिली, सबसे ज्यादा होती है सिट्रस फैमिली में ये। अब देखो टर्म क्या है बेटा? दो है। पॉली बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या है? मैनी। एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं? देखो, कोई भी डिप्लॉइड सेल, एनी
डिप्लॉयड सेल, कौन सी सेल है बेटा? डिप्लॉयड सेल स्टार्ट टू एक्ट एज एम्ब्रियो। मतलब ये हमारा ठीक है, ये क्या था बेटा? न्यूक्लियस रीजन है। ये क्या है? न्यूक्लियस। कैसा है? डिप्लॉइड। तो ये न्यूक्लियस क्या करे? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो को फॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तो इसे हम कहते हैं आपका क्या करे? न्यूक्लियस डिवाइड करे और एम्ब्रियो को फॉर्म कर दे। तो एक एम्ब्रियो यहाँ बन गया, यहाँ एम्ब्रियो बन गया। तो ये कौन सी कंडीशन है? बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो गए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है सबसे ज्यादा कॉमनली देखी जाती है आपका सिट्रस फैमिली में। सिट्रस फैमिली में क्या आता है? ऑरेंज आता है, लेमन आता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है इस फैमिली में। तो ये जो है हमारा कंप्लीट जो है चैप्टर हम कर चुके हैं। जो है लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका कोई डाउट आपके पास है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम आपको कोई एक शॉर्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। थैंक यू।